Welcome to Zen Study. My name is Naval and today we are going to continue our economic series. Our today's topic is monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन मैं अपनी क्लासेस में आपको जितना पढ़ाऊंगा और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूंगा जितने भी टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं फ्रॉम योर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस मॉनेटरी पॉलिसी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी? See, monetary policy is a macroeconomic phenomenon. Monetary policy is a macroeconomic macroeconomic policy. आप वर्ड्स पे फोकस कीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक, इट्स नॉट माइक्रो इकोनॉमिक, इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज प्रिपेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट हेल्प इन शेपिंग वेरिएबल सच एज, इसकी वजह से बहुत सारे वेरिएबल्स जो इकोनॉमिक के हैं जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई, प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। Now your question must be why it is called as macroeconomic policy? Because it influences the entire economy. Okay, not just a particular sector. किसी एक particular sector को इसकी वजह से influence नहीं हो सकता, बल्कि ये पूरे ही इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम को इन्फ्लुएंस करता है, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर of economy. So that's why it's called as a macroeconomic policy. Now, it's prepared by monetary policy is prepared by RBI. It influences the macroeconomic. It's macroeconomic because it influences the entire economy. It influences entire economy. ठीक है, not just a particular subject. And also it's an indirect tool. Why it's an indirect tool? Because we are not doing, RBI is not doing something for a particular sector. ये एक RBI पॉलिसी बनाएगा जिसकी वजह से डिफरेंट सेक्टर्स इनको उसकी वजह से फायदा मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स को उसकी वजह से फायदा मिलेगा और उसकी वजह से उस पर प्रभाव आएगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई कोई पॉलिसी बना रहा है जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो मॉनेटरी पॉलिसी को सही करेगा जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, जिसकी वजह से प्राइस स्टेबल होंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो हम ये कह सकते हैं इट्स एन इनडायरेक्ट टूल, इट्स नॉट अ डायरेक्ट टूल। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इनडायरेक्ट टूल थ्रू विच different variables can be handled by RBI. Okay, I hope I am clear now. इसमें आप एक इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखें, मिल्टन फ्रीडमैन।
कभी नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में, बट स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप इसको याद रखें। ही इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर हिज रिसर्च अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ वी विल डिस्कस one very short concept which is Philip curve. Philip curve. फिलिप नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कर्व बनाया था, उनकी वजह से अकॉर्डिंग टू फिलिप कर्व। मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आप अगर इतना भी अगर पढ़ लें तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि 70 to 80% क्वेश्चन आप बिल्कुल ही फुल्ली एफिशिएंट वे में सॉल्व कर पाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कर्व, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिलिप कर्व, व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, जब महंगाई बढ़ती है तब बेरोजगारी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। नाउ लेट्स मूव बैक जहां से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको क्या बोला था कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इट इन्फ्लुएंसेस डिफरेंट वेरिएबल एंड आरबीआई मेक्स इट, आरबीआई प्रिपेयर्स इट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम रेगुलरिटी, कि आरबीआई जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है उसमें देयर मस्ट बी सम रेगुलरिटी। क्या? फिलिप कर्व में हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल से कम ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन एक दायरे में रहना फायदेमंद है इकोनॉमी के लिए, बिकॉज उससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है। सो अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई शुड मेंटेन द इन्फ्लेशन विद इन 4 ± 2% रेंज, ठीक है, यानी 6 हाईएस्ट टू 2%, यानी 2 to 6% के रेंज में महंगाई होनी चाहिए, ठीक है, 4 ± 2%। और ऑफ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो इसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। अभी आप कंसेप्ट को समझें। फिलिप कर्व के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन एक दायरे में रहना चाहिए, वो दायरा क्या है? 4 ± 2%, यानी लोअर रेंज शुड बी 2 एंड हाईएस्ट रेंज वुड बी 6%। अगर इतने में रहा तो मॉडरेट किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट को। आई होप आई एम क्लियर नाउ। इफ यू वांट टू नोट एनीथिंग यू कैन नोट, और आपकी बुक में तो सारा कुछ लिखा ही हुआ होगा, ठीक है। नाउ लाइक आई डिस्कस्ड, मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इनडायरेक्ट टूल, और क्वांटिटेटिव टूल। How? So we will see now how. मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट टूल है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को, और क्वांटिटेटिव टूल भी है बिकॉज क्वांटिटी स्पेसिफाइड है फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स, ओके। सो नाउ
लेट्स डिस्कस अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट आरबीआई स्पेसिफाई करती है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या है ये? जैसे कि CRR, SLR, ठीक है। CRR और SLR को कंबाइंड वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है। CRR और SLR को वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है। और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मींस liquidity specification by RBI for different financial institution like scheduled commercial bank, NBFC and other financial institution। उसमें होता है CRR, SLR। CRR और SLR को कंबाइंड हम वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं और स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। नाउ लेट्स जंप टू CRR एंड SLR। CRR मींस कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और SLR मैं यहीं पे कर देता हूं इसको। SLR मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ CRR वो होता है, आरबीआई बोलती है बैंक को कि आपके पास जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, यानी जितना नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी यानी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में जितना भी पैसा आपके पास आया है, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई बोलती है बैंक को कि वो आरबीआई के पास जमा करवाए। आप ध्यान से सुनिए, जितना भी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी आरबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट आए, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट में आए या चाहे वो टाइम डिपॉजिट में आए, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास ट्रक में भर के पैसा देके उनके पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो उसको बोलते हैं CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व विथ आरबीआई। आरबीआई के पास ये पैसा जमा होगा, ठीक है। अब कितना जमा होगा, कितना जमा होगा उसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप ये भी ध्यान में रखें, अगर कभी क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच परसेंटेज इज अपर लिमिट फॉर CRR, सो नो परसेंटेज अपर लिमिट फॉर CRR, नो अपर परसेंटेज लिमिट फॉर CRR। अगर आरबीआई चाहे तो वो कोई भी अपर लिमिट दे सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज द कि ये 20% इज द अपर लिमिट फॉर CRR, नो, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो अपर लिमिट फॉर CRR। अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, बट आप खुद ही सोचिए
कि क्या आरबीआई जो है वो 100% कभी कर देगी सीआरआर को? आरबीआई जो है वो कभी 100% सीआरआर को कर देगी? नो, बिकॉज मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीआरआर के, ठीक है? तो अगर सीआरआर 100% हो गया तो मनी मल्टीप्लायर 1 आ जाएगा, ठीक है? लेकिन फंक्शनल इकोनॉमी में मनी मल्टीप्लायर इज ग्रेटर देन 1 और शुड बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो बाय लीगली तो आप बोल सकते हैं कि आरबीआई कितना भी परसेंटेज स्पेसिफाई कर सकता है सीआरआर, बट ऐसा रियल लाइफ सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मनी मल्टीप्लायर जो है वो सीआरआर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और 100% सीआरआर यानी बैंक कभी किसी को पैसा देगा ही नहीं लोन में, तो मनी मल्टीप्लायर 1 हो जाएगा, जो कि फंक्शनल इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो there is no cap for CRR, but in today's time it's roughly 4 point something, और ये चेंज होता रहता है और आपको बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है। इट्स 4 point something ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कि देयर इज नो अपर लिमिट, नो लीगली बाइंडिंग लिमिट फॉर सीआरआर, इट कैन बी एनीथिंग. But since it's inversely proportional to money multiplier, and when money multiplier in a functional economy should be greater than 1, so it's only viable कि वो एक लिमिट में रहे, और जो कि 4 point something ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, ठीक है? नाउ व्हाट इज एसएलआर? सीआरआर तो मैंने बता दिया कि जो कैश है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, वो आरबीआई के पास जमा होगा, ठीक है? तो अगर आप सोचिए, आरबीआई के पास अगर बैंक पैसे जमा करवाती है, अगर ट्रक में भर के पैसा उन्होंने आरबीआई के पास भेज दिया, तो बैंक को क्या कोई फायदा होगा? आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट उस पर प्रोवाइड करेगा? नहीं. बैंक्स विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट. बैंक ने जो पैसा सीआरआर में जमा करवाया है, वो उस पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. डेट शुड बी क्लियर, ठीक है? कि ऐसा कभी स्टेटमेंट आ गया कि द मनी विच बैंक्स डिपॉजिट एज सीआरआर दे गेट रिटर्न्स इंटरेस्ट. नो, दैट स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग. नाउ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें जो है बैंक, इसमें जो है बैंक लिक्विड डिपॉजिट और लिक्विड एसेट जैसे कि गोल्ड, जीसेक, टी बिल एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट कीप विद देमसेल्फ. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक जो है, जो लिक्विड एसेट है उनके, जैसे कि गोल्ड, जीसेक, टी बिल और स्टेट डेवलपमेंट लोन के जो बॉन्ड है, वो अपने पास रखते हैं. सीआरआर में क्या था? सीआरआर में आरबीआई को जमा करना पड़ता था. यहां मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया कि बैंक्स को सीआरआर के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, बट एसएलआर में बैंक्स कुछ इंटरेस्ट कमा सकते हैं. बैंक्स कैन गेट सम रिटर्न. हाउ? बिकॉज गोल्ड है तो गोल्ड के प्राइसेस चेंज होंगे, तो विद टाइम दे कैन अप्रिशिएट, सो दे कैन गेट सम रिटर्न आउट ऑफ इट. ओके, आप ऐसे समझिए इसको. सीआरआर में क्या था कि देयर इज नो अपर कैप लीगली. यहां पे अपर कैप है लीगली. अपर कैप है लीगली 40%.
तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ गया कि देर इज नो अपर कैप ऑन एसएलआर, नो, देर इज एन अपर कैप ऑफ 40% ऑन एसएलआर, एसएलआर कांट बी ग्रेटर देन 40%, एंड देर इज वेरी इंटरेस्टिंग मोटिव बिहाइंड दैट, जो कि आने वाली क्लासेस में मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा। तो ऑल्दो देर इज नो अपर कैप ऑन सीआरआर, बट देर इज एन अपर कैप फॉर एसएलआर एंड इट्स 40%, ठीक है, अपर कैप। Currently it's something 18% of net demand and time liability, ठीक है, ये अपने पास ही रखना पड़ता है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि सीआरआर में आरबीआई के पास सबमिट करना पड़ता है, एसएलआर में खुद के पास रखना पड़ता है लिक्विड एसेट। इसमें कोई लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं होती कि कितना सीआरआर होगा, ठीक है, इसमें लीगली बाइंडिंग लिमिट होती है एसएलआर में कि 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें अगर लीगली बाइंडिंग लिमिट नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही प्रूडेंट रीजन है कि मनी मल्टीप्लायर और सीआरआर का इनवर्स रिलेशन होता है, इसीलिए एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। और करंटली इट्स 4 पॉइंट समथिंग, विच चेंजेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी होती है 2-2 महीने में 6 मेंबर कमेटी की। आने वाली क्लासेस में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता सीआरआर के अंदर बैंक्स को, बट एसएलआर के अंदर वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं बिकॉज एसेट्स गेट एप्रिशिएटेड ओवर टाइम। ओके, नाउ व्हाट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। सीआरआर और एसएलआर के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता देता हूं। ये फोर्टनाइटली बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, फोर्टनाइटली बेसिस पे, यानी 15 डेज के मार्जिन में ये कैलकुलेट किया जाता है सीआरआर और एसएलआर को फोर्टनाइटली बेसिस पे, ठीक है। अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक सीआरआर और एसएलआर की लिमिट को मेंटेन नहीं कर पाया विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन, तो उनके ऊपर फाइन लगता है। और जो फाइन होगा वो फाइन बैंक रेट्स जो होते हैं आरबीआई के, उससे लिंक होता है, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर, जो कि मैंने बताया एसएलआर 18% होना चाहिए एनडीटीएल का, सीआरआर 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर फोर्टनाइटली बेसिस यानी 15 दिन के बेसिस पे वो मेंटेन नहीं होते, तो आरबीआई उन बैंकों को फाइन करती है, और वो फाइन जो है बैंक रेट से लिंक होता है, ठीक है। ये बैंक रेट आजकल इसी के लिए रखा हुआ है और बाकी उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। हम आगे और क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है। नाउ ऑल्दो सीआरआर और एसएलआर कब कितना हुआ, 2 महीने पे कितना हुआ, 3 महीने पे कितना हुआ, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बट एक मोटा मोटा अंदाजा होना चाहिए कि 4 पॉइंट समथिंग सीआरआर और एसएलआर 18% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ओके, नाउ वैसे हुआ क्या था कि जो कोरोना का टाइम था उसमें काफी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी 6 मेंबर की आरबीआई की, वो वैसे तो लीगली 2-2 महीने पे वो बैठती है, ठीक है, बाय मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनकी, लेकिन उस टाइम पे वो काफी फ्रीक्वेंट दे वर कंडक्टिंग देयर मीटिंग्स, तो उस टाइम में काफी फ्लक्चुएट हुआ था, ठीक है। तो बट यू डोंट हैव टू, बिकॉज कोरोना तो काफी टाइम हो गया और उसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत है नहीं अभी। Now we will discuss about this important topic: net interest margin, liquidity overhang and 2000 withdrawal. Net interest margin, ठीक है, liquidity overhang,
and 2000 rupees withdrawal. Net interest rate margin, liquidity overhang and rupees 2000 withdrawal. So what do you mean by net interest margin? See, कोई भी कस्टमर बैंक में जब पैसा को डिपॉजिट करता है तो उसको बैंक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। मान लो बैंक ने उसको प्रोवाइड किया 5%, और वही बैंक अगर किसी को लोन में अमाउंट देता है तो उसने उसमें चार्ज किया उसको 9% ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो डिपॉजिटर्स के पैसे पे उसने 5% दिया और जो लोन लेने वाले लोग थे उनको 9% ब्याज पे लोन दिया। तो जो डिफरेंस है 4% का, वो बैंक का नेट मार्जिन हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट रेट एंड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट विच इज कॉल्ड एज नेट मार्जिन ऑफ बैंक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लिक्विडिटी ओवरहैंग। Now let's understand liquidity overhang. Overhang. लिक्विडिटी ओवरहैंग यानी जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाना अपने पास। सपोज बैंक के पास फंड्स हैं, लोन में देने के लिए फंड्स हैं, लेकिन जो सामने वाला कस्टमर है उसको जो चाहिए, उसको मान लो 2000 है बैंक के पास लोन में फंड, और जो सामने वाला कस्टमर है उसको 500 रुपए ही चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, बैंक के पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा, बैंक के पास बहुत सारा पैसा बच जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग। जब जो फंड्स है बैंक के पास वो इतना है और जरूरत से ज्यादा है, और सामने जो है लोन के लिए आने वाले कस्टमर कम है, तो इसीलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग। कि ओवरहैंग सिचुएशन में है अभी फंड्स बैंक के, तो बैंक कभी कभी अगर मान लो बैंक ने अपना लोन इंटरेस्ट रेट 9% से लेके 7% कर दिया, तो फिर कस्टमर समझेंगे कि बहुत ही ये तो सस्ता हो गया, वो लोन लेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इट हैज इट्स ऑन ड्रॉबैक। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी ओवरहैंग जो फिनोमिना है उसको आप ऐसे समझिए कि ए सिचुएशन इन विच द बैंक हैव मोर फंड्स टू लोन एंड सामने वाला जो कस्टमर है वो नहीं चाह रहा लोन लेना, तो उस केस में बैंक के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और अगर बैंक ने लोन इंटरेस्ट रेट कम किया तो वो इन्फ्लेशन कर सकती है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट withdrawal of rupees 2000 and link it with liquidity overhaul. Now withdrawal of rupees 2000. विड्रॉल ऑफ रुपीज 2000। अब आरबीआई ने सोचा कि लिक्विडिटी ओवरहैंग जो है वो सिचुएशन इन्फ्लेशनरी हो सकती है, इसकी वजह से मैं क्या करूं कि 2000 का जो नोट है उसी को विड्रॉ कर लूं। नोट 2000 का जो नोट है वो बस विड्रॉ हुआ है, इट्स स्टिल अ लीगल टेंडर। ठीक है, इट्स स्टिल अ लीगल टेंडर बट इट्स विड्रॉल। ठीक है, अब आरबीआई ने सोचा कि मैं 2000 का जो नोट है उसको विड्रॉ कर लूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा बताइए। यह समझने के लिए पहले आप यह समझिए कि लिक्विडिटी विड्रॉल और लिक्विडिटी ओवरहैंग a situation in which
द लोन फंड्स आर ग्रेटर देन पीपल वांटिंग फॉर इट। ठीक है, लोन फंड्स ज्यादा हैं लेकिन पीपल नहीं चाह रहे लोन लेना। ठीक है, यह सिचुएशन कब कब हो सकती है? यह सिचुएशन कब कब हो सकती है? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब हो गया था यह सिचुएशन। ठीक है, 2000 का नोट अगर विड्रॉ करती है, आरबीआई ने 2000 का नोट जब विड्रॉ किया था लास्ट ईयर में, तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि लोगों ने अपना 2000 का नोट डिपॉजिट तो करवाया था, लेकिन उसके सामने 500-500 के 4 नोट नहीं लिए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लोगों ने अपना 2000 का नोट तो विड्रॉ किया था, बैंक में जमा करवाया था, लेकिन उसके सामने उन्होंने 500-500 के 4 नोट या 100-100 रुपए के 20 नोट, 100 रुपए के 20 नोट नहीं लिए थे। तो उस केस में क्या हो गया था? लिक्विडिटी ओवरहैंग हो गया था। यहां पे बहुत सारा पैसा जमा हो गया था बैंक के पास और सामने लोन लेने वाला कस्टमर नहीं था। तो उस केस में बैंक ने क्या किया? एक नया फॉर्मूला बनाया, इंक्रीमेंटल सीआरआर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीमेंटल सीआरआर? नॉर्मल सीआरआर में क्या होता है? 4.5% ऑफ नेट डिमांड ऑन टाइम लायबिलिटी तो जमा करवाना ही पड़ता है आरबीआई के पास। इंक्रीमेंटल सीआरआर में क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस 10% एक्स्ट्रा जमा करवाना होगा एक पर्टिकुलर पीरियड में, कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख के बीच में जो भी फंड आएगा उसमें हम 10% एक्स्ट्रा सीआरआर चार्ज करेंगे। दिस इज टू एब्जॉर्ब द बैंक लिक्विडिटी, सो दैट बैंक के पास उतना लिक्विडिटी ना रहे कि वो उसके पास सामने कस्टमर के हिसाब से उसके पास लिक्विड फंड ज्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई जो है एक्सेसिव लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है थ्रू इंक्रीमेंटल सीआरआर। नॉर्मल सीआरआर में बैंक्स को नो इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं होता। इंक्रीमेंटल सीआरआर में भी नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड टू बैंक। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कोई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। बट इट्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक जैसे ब्रैकेट में कोई 2 डेट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि इतने तारीख से लेके इतने तारीख के बीच में हम 10% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल सीआरआर चार्ज करेंगे। दिस वॉज ऑल टू सक द एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ द बैंक्स। क्योंकि अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो लोन इंटरेस्ट रेट अगर कम कर देंगे तो इन्फ्लेशनरी हो सकता है वो, ठीक है। सो you need to relate one with other and come to the conclusion. Okay, so friends, this is all for today. In our upcoming class I will extend from these concept. ठीक है, मैं इस कंसेप्ट के आगे आपको ले जाऊंगा। और अभी मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट है जिससे बार बार क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे अभी लगेंगे टाइम, तो आप इसको ध्यान से पढ़ो और मैं सारे कंसेप्ट को बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूंगा। और आपका जो मोटिव होना चाहिए वो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी है वो तो बुक्स में लिखी हुई है। अगर आप कोई भी बुक पढ़ोगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही
कम टाइम में उसको ग्रैप्स कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. थैंक यू.